क्या ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है? तो स्थिति पाकिस्तान के लिए और भी गंभीर हो सकती है। जहाँ पे पूरा देश नेस्ता नाबूद हो सकता है। चाइना तो बिल्कुल बुद्ध बन के बैठा है। बांग्लादेश के जो बदले बदले तेवर हैं, ये जो लड़ाई है भारत की, क्या ये हमें खुद लड़नी है? तो उनके अस्तित्व पर ही खतरा है। सिचुएशन कितनी एस्केलेट हो सकती है? इट इज ऑफ इंडियाज चूजिंग। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी एक संदेश जाता है। वॉर को मेनलैंड इंडिया तक आते हुए देखते हैं तो कोई हमें धर्म पे न बांटे। एक आम भारतीय है, वो इस पूरे इवेंट को किस तरह से कंज्यूम करे? इंडिया फर्स्ट। जय हिंद, नमस्ते, हेलो एवरीवन। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आज के पॉडकास्ट में बात होगी आपकी मेरी, बात होगी हर एक भारतीय की, बात होगी भारत की अस्मिता की। दहशतगर्दियों को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया हैज स्ट्राइक बैक। लेकिन अब आगे क्या? इस पूरे सिनेरियो को हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल, पूर्व सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्रालय। आइए रुक करते हैं इस खास बातचीत का। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में। धन्यवाद तेजस्वी जी, आपका और आपके माध्यम से आपके दर्शकों का सबको मेरा जय हिंद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आज के पॉडकास्ट में, इज इट अ वॉर? सीधा सवाल। देखिए, अगर कानूनी परिभाषा के परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये युद्ध नहीं है। लेकिन अगर इसको जमीनी तथ्यों से और पाकिस्तान की मानसिकता के परिप्रेक्ष्य से देखें तो जंग पहले से ही छिड़ा हुआ था, चलते आ रहा है, और उस अनडिक्लेयर्ड जंग के गर्मी और तापमान में उतार चढ़ाव होते हैं। वो तापमान अभी ऊपर चढ़ा हुआ है। तो जंग तो पहले से चल रही है, दशकों से, क्योंकि पाकिस्तान की मानसिकता ऐसी है, पाकिस्तान की आर्मी की मानसिकता है कि उनको अपना अस्तित्व बताने के लिए, अपने देश के सारे रिसोर्सेज खुद खा जाने के लिए अनिवार्य है कि वो भारत देश और भारत की फौज को पाकिस्तान देश के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में दर्शाएं। इसलिए जमीनी हालात के तरीके से हाँ, युद्ध चल रहा था, चल रहा है, और वर्तमान में उसका तापमान बढ़ा हुआ है। सर, सवाई नाला से लेकर भावलपुर, कल की हमने मीडिया ब्रीफिंग में हम सबको पता लगा, हर एक देशवासी को, कि जो इंडिया ने जवाब दिया, भारत ने जो जवाब दिया है पाकिस्तान को, वो उसके तमाम जो इंपॉर्टेंट टेरर कैंप्स थे उन पर सीधे धावा बोला है। ये जो स्ट्राइक इंडिया ने की है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस स्ट्राइक की सिग्निफिकेंस क्या है? इस स्ट्राइक से हमने अचीव क्या किया है? इसको कैसे देखते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और अचीव किया गया है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, स्ट्राइक कहां से कहां तक हुई? उत्तर में मुजफ्फराबाद से लेके दक्षिण में बहावलपुर तक, और वो 9 जगहों के नाम हैं। मुजफ्फराबाद से आप चले, उसके बाद कोटली, गुलपुर, जहां की मैं खुद पोस्टेड था, गुलपुर गांव में ही। दक्षिण में आपके बहावलपुर तक, ये जो 9 जगहें हैं, ये 5 तो हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कि भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान के कब्जे में है। नीचे की जो 4 साइटें हैं, ये पाकिस्तान में हैं, तो ये पाकिस्तान की सरजमीन है। मुरीद के जो है लश्कर का प्रमुख बेस है जी। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का बेस है, और उसी तरह से 9 के 9, जिसका की विश्लेषण कर्नल सोफिया शेख ने और ग्रुप कैप्टन व्योमिका सिंह ने कल की प्रेस ब्रीफिंग में एक एक साइट का पूरा डिटेल बताया था कि एक एक साइट में क्या क्या दहशतगर्दी गतिविधियां चलती हैं। गौरतलब यह है कि कोई सिविलियन साइट नहीं है, सिविलियन तो छोड़िए,
कोई मिलिट्री साइट भी नहीं है, कल की केवल दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की ठिकानों पर भारत ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। ये शायद नहीं बल्कि हम हमेशा से ही अगर भारत के इतिहास को देखें, वी हैव बीन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन। आप जो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने सिर्फ जो टेरर कैंप्स थे उन पे स्ट्राइक की है, कल की मीडिया ब्रीफिंग में भी ये बहुत ही क्लियरली कहा गया था कि बहुत ही प्रिसाइज मेजर्ड अटैक है, नॉन एस्केलेटरी अटैक है, और हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ रिटेलिएट किया है सिर्फ उन टेरर कैंप्स को, ताकि हम अपना जवाब दे सके विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया की कैपेबिलिटी को कहीं भी कम आंका जाए। देखिए, ना भी कोई कम आंकेगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप एक जगह इस प्रिसिशन से विद इन सेंटीमीटर्स और पूरे वीडियो आ गए उनके उन ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर की स्थितियों के और पहले के और बाद के अटैक के, तो हम अगर एक निशाने पे अटैक कर सकते हैं तो दूसरे पे भी कर सकते हैं। तो भारत की काबिलियत को कोई कम नहीं आंक रहा है। भारत की राष्ट्रीय और राजनैतिक इच्छा शक्ति को भी कोई कम नहीं आंक रहा है। प्रशंसा इस बात की हो रही है कि भारत कर तो बहुत कुछ सकता था, लेकिन बिल्कुल एक नपा तुला दहशतगर्दी के प्रतिरोध में उत्तर दिया है। हमने एस्केलेट नहीं किया है, लेकिन हम तैयार हैं पाकिस्तान की आगे की कोई भी कार्रवाई के लिए। और यही फर्क होता है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन में और एक इरेक्टिक डिसीजन या एक्शन में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान को पता नहीं था, अगर हम इतिहास पर नजर डालें, भारत से कितनी बारी मात खा चुका है पाकिस्तान, चाहे वो 65 हो, 71 हो, कारगिल वॉर हो, कई जगहों पे कई मौकों पर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो क्या पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि अगर इस तरह का एक्ट किया जाएगा, निहत्तों को, टूरिस्ट को मारा जाएगा, जो कि विभत्स है, इट्स अ बारबारिक एक्ट बाय पाकिस्तान, तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और हम दे रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा? देखिए, इसमें अगर आप पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखें तो बात बिल्कुल स्पष्ट होती है, और मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि पाकिस्तान के दृष्टिकोण से वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ऐसा 2016 में किया, पहलगाम 2019 में किया, 2016 हो गया, 2019 हो गया। पहले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, लैंड रूट से। दूसरे का जवाब जब्बा टॉप पे अटैक, जिसको आम भाषा में आप लोग बालाकोट बोलते हैं, उससे दिया गया। तो पाकिस्तान क्यों कर रहा है इस सवाल? पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है? फाइनेंशियली फॉरेक्स रिजर्व जीरो है, नियर जीरो है। 20 दिन देश नहीं चला सकते। दान का कटोरा लेके दुनिया में घूमते रहते हैं उनके प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री बिलाल। इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है। सोशल और पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस दर बदर बढ़ती जा रही हैं, सोशली भी और पॉलिटिकली भी। इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन खराब से और खराब है। बलूचिस्तान में उनका नाक में दम हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा में नाक में दम हो गया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में परेशानियां हैं। बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उधर टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी के नाकों तने चने चबवा दिए हैं। तो हर तरीके से आप देखें, सोशली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इंटरनेशनली वो आइसोलेट हो गए हैं। सिवाय चाइना की मदद, जो कि मदद एक अपने खुद गर्जी से दे रहा है, और कुछ हद तक इस्लामी बुनियाद पे तुर्की से मदद के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं। और जैसे मैंने पहले बताया, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की पूरी रिसोर्स अपनी निजी खुशहाली में लगा देती है, ना कि पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली में। तो पाकिस्तान में उसके लिए भी अनरेस्ट है। आपको याद होगा जब इमरान खान के प्रोटेस्ट हुए थे जी, तो पहली बार अवाम ने घुसकर पाकिस्तान के अति वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर साहब के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी थी। बिल्कुल, ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसे होगा। इसलिए इन चीजों को देखते हुए अभी इस अटैक के 22 अप्रैल को इन्होंने पहलगाम में किया, 15 अप्रैल को इनके पाकिस्तान आर्मी चीफ ने एक बहुत ही
भद्दा भड़काऊ एक जिहादी टाइप का कैसा क्या उस स्टेटमेंट दिया। भड़काऊ भाषण को आप इस घटना से जोड़ के देख रहे हैं? अवश्य। देखिए होता क्या है कि उनको क्या चाहिए, उन्होंने खुद को तो एक्सटेंशन ले लिया, तो उनकी आर्मी के अंदर भी, आपको दर्शकों को बता दूं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अपने लिए 2 साल का एक्सटेंशन ले लिया। तो इसलिए उनको चाहिए कि युद्ध हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब मैं बोल रहा था इजिप्ट के नेशनल टीवी पे, तो उनका किसी को युद्ध नहीं चाहिए, तो मैंने रोका डॉक्टर मोना शुक्र को, जो कि एंकर थी। युद्ध चाहिए कुछ लोगों को, जो भी भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बाधा डालना चाहता है। मैंने चाइना का नाम कहीं नहीं लिया, विदेश में बोल रहा था मैं। जो भी भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय प्रगति पर बाधा डालना चाहता है, वो ये युद्ध चाहता है, ताकि युद्ध हो तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय राइज में एक गति अवरोधक सामने आए। पाकिस्तान युद्ध चाहता है, पाकिस्तान की आर्मी युद्ध चाहती है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ निजी रूप से ये युद्ध चाहते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य से पाकिस्तान का ये दरदर कांड करना समझ में आता है कि भारत क्विकली रिएक्ट करेगा। और इस समय चूंकि मैं डोमेस्टिक पॉडकास्ट में हूं, मैं बता दूं, आप भारत के कुछ विरोधी पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं के बयान देखिए। हम भारतीय सेना के साथ हैं, भारत सरकार के साथ नहीं, हम भारतीय सेना के साथ हैं। किसी ने कहा हम भारत सरकार के साथ भी हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत काम करना चाहिए। ये तुरंत काम करने वाली कार्रवाई गलत होती। यही पाकिस्तान का हमें 15 दिन लगे जवाब देने में, सो दैट वी कैन एक्चुअली स्टिच टुगेदर एवरीथिंग, और एक सोची समझी हम रणनीति के साथ जवाब दे सकें। देखिए, सोचने समझने और रणनीति तो भारत की तैयार है, उसमें 13 दिन लगे या न लगे ये तो विचारणीय है। किंतु ये 13 दिन क्यों लगे, और ये 13वीं थी, उस अटैक की 13वीं मान लीजिए इसको। ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और दुख की बात है कि भारत में बैठे, भारत की एक हिंदू नाम का नाम रखने वाली, उनका धर्म तो मैंने कभी जाना नहीं, वो इस बात पे आपत्ति जाहिर कर रही है मीडिया में कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा। तो जो 13 दिन लगे भारत को, इसको मैंने बोला आपको मुझसे डर है कि मैं कुछ कर लूंगा तो आप तैयार बैठे हैं। कब तक तैयार बैठोगे? कभी तो आप यूं होगे ना। भारत ने क्या किया, सिविल डिफेंस की तैयारी 244 जिलों में होगी, हम तो वो बात कर रहे हैं। उधर हम यूके से एफटीए फाइनलाइज कर रहे हैं और उनके प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के संग मोदी जी की बातचीत। तो हमने पाकिस्तान का ध्यान कि हम अटैक कर रहे हैं, करने वाले हैं, रात को 1-1:30 बजे से बिल्कुल दूर हटा दिया। चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर ये हमने जो अपनी स्ट्राइक से पाकिस्तान को जवाब दिया, इट इज ऑफ इंडिया's choosing. Absolutely. And that is intelligent. We will always react at a time and place of our choosing. Surprise is in what? When I will attack, where I will attack, and how. What is the medium of attack? That is what is surprise. The fact that I will respond is a given. That is not a surprise. तो पाकिस्तान फिर भी इतना सब कुछ झेल लेने के बाद और बार बार जो मुंह तोड़ जवाब भारत से मिलता है उसके बावजूद इस अटैक को करता है। तो आपने बताया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर हम पाकिस्तान के वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करें, वहां की आर्मी की अगर बात करें, तो सीधा सीधा जवाब यही है कि उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारत के साथ लड़ाई में पड़ना पड़ता है। बहुत सही कहा आपने। सिर्फ उनको अपने आप को बचाना है, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है। तो भैया हमारे लिए अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान है भारत के साथ, चाहे वो भारत से विरोध और उस विरोध की भावना से मिलने वाला बजट जो कि जाना चाहिए देश उन्नति में, लेकिन पाकिस्तान देश उन्नति में न डाले, पाकिस्तान आर्मी के राक्षस को वो बजट खिलाता जाए। इसलिए भारत से दुश्मनी पाकिस्तान के सरबराहों को फायदेमंद है।
और कौन कौन से वो कंपोनेंट्स आप क्लियरली देखते हैं पाकिस्तान की आर्मी या जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, आउटफिट्स हैं, दे ऑल आर हैंड इन ग्लव, जो एक बहुत ही पुराना नारा है कि ये दहशतगर्दी है, पीछे वर्दी है पाकिस्तान के लिए। तो लोगों में क्या अनरेस्ट है, पाकिस्तान की जो जनता है, आवाम है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट द प्लेयर्स हु आर बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। देखिए, जिस तरीके से हम एक अंतर्राष्ट्रीय डीप स्टेट जो कि अमेरिका केंद्रित डीप स्टेट है उसकी बात करते हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान में एक डीप स्टेट है जिसका कि मूल है करप्शन, जिसका मूल लक्ष्य है पैसे बनाना। उनका मूल लक्ष्य पावर में रहना है, पावर में रहने के लिए नहीं, पैसे बनाने के लिए। और इस गिरोह में प्रमुखतः आर्मी द्वारा कुछ जिनको कि वो प्रधानमंत्री जैसे बना देते हैं, कुछ सर्विंग और भूतपूर्व राजनैतिक लोग, कूटनैतिक लोग, डिप्लोमेट्स, इस तरह के कुछ लोगों का मिलके ये समूह है जो अपने आप को अमीर कर रहा है। जब ये तनाव बढ़ा तो क्लियर खबर आई कि एक वर्ग ऐसा था जिनने अपने अयालों को, अपने परिवारों को तुरंत यूके, यूएसए भेज दिया। तो बाकी पाकिस्तान के परिवारों की जानों की कीमत नहीं है, अपना परिवार भेज दिया। तो वो डीप स्टेट पाकिस्तान के अंदर करप्शन बेस्ड डीप स्टेट बिल्कुल कारगर है। 15वां कॉन्जिक्यूटिव डे है, शेलिंग बॉर्डर पर हो रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर का 15वीं बार अभी लेटली उल्लंघन किया है। हम अब की इंडिया की स्ट्राइक के बाद अगर शेलिंग की बात करें तो चाहे वो कुपवाड़ा है, उरी है, पुंछ है, लगातार शेलिंग हो रही है और भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रहा है ऑन द बॉर्डर। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आमजन जो अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर है कि ये सिचुएशन कितनी एस्केलेट हो सकती है। क्या इन स्ट्राइक्स के आदान प्रदान में अभी कोई और भी एक्ट देखे जा सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिसे ऑफ कोर्स भारत रिटेलिएट तो कर ही रहा है? देखिए, जब भी भारत ने ऐसा काम किया है 2016, 2019 और अब 2025 में, भारत ने अपने वक्तव्यों से एकदम स्पष्ट किया है। नंबर एक, अंतर्राष्ट्रीय समूह को बता के किया है या करने के तुरंत बाद बताया है। दूसरा, पाकिस्तान को अपने अधिकृत वक्तव्यों से बताया है हमारी तरफ से कार्रवाई खत्म, लेकिन हम आपके प्रतिक्रिया के लिए तैयार और उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने के लिए भी तैयार हैं। इसको कहते हैं एस्केलेशन लैडर। तो हमने ये अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। हम ये करेंगे तो उसके पास क्या विकल्प हैं, वो क्या क्या कर सकता है, और वो ऐसा करेगा तो हमारे पास क्या विकल्प हैं, वो वैसा करेगा तो हमारे पास क्या है। तो इस एस्केलेशन लैडर को हर देश पढ़ता, समझता है और तैयारी करता है। हमने भी की हुई है। पाकिस्तान देश अगर आगे बढ़ाएगा तो जाएगा कहां? पैसे है नहीं, लड़ाई लड़ने के लिए एम्यूनिशन हफ्ते भर की नहीं है, आर्टिलरी की एम्यूनिशन, बड़ी तोपों की एम्यूनिशन की स्थिति और भी गंभीर है। हवाई जहाजों के लिए पेट्रोल, एविएशन फ्यूल तक नहीं है। 4 दिन बाद वो खत्म हो जाए अगर युद्ध हो जाए तो पाकिस्तान लड़ाई करेगा कैसे? दूसरी, जब वो परमाणु की बात करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि हमारी फर्स्ट यूज पॉलिसी में, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में लिखा है कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे है। इसका मतलब भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। तुम यदि हमें एक बार मार भी दोगे तो हम उस वार से लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे नहीं, मरने का तो सवाल ही नहीं है। दूसरी बात बता दूं, पाकिस्तान देश की टोटल गहराई देखिए मैप पे, और भारत देश की गहराई देखिए 3000 से 5000 किलोमीटर। वो कहां तक मारेंगे? श्रीनगर, पठानकोट, बहुत से बहुत चंडीगढ़ तक, अमृतसर तक। हम अगर जब जवाब देंगे तो कहां तक जा सकती है। लेकिन वो न्यूक्लियर की बात केवल सेबर रैटलिंग, दिखाने वाले दांत, हाथी के दिखाने वाले दांत और खाने वाले और वाली बात है। तो एस्केलेशन कैसे होगा? पाकिस्तान एस्केलेट क्यों करेगा? भारत को जवाब देने के लिए नहीं, अपनी जनता को दिखाने के लिए कि देखो पाकिस्तान आर्मी ने
पाकिस्तान देश के लिए भारत जैसे ताकतवर देश को भी जवाब दिया। क्या तो यही वजह है कि स्ट्राइक के बाद शेलिंग हो रही है बॉर्डर पर? पाकिस्तान अब जवाब तो कुछ और है नहीं। तो एक तो ये वजह है, और दूसरा जवाब वो आपकी कोई पुरानी डिसयूज्ड एयरफील्ड है, उस पे वो बॉम्बिंग कर देंगे। और पाकिस्तान के अंदर का सोशल नैरेटिव, चाइना की मदद से और तुर्की की मदद से बना हुआ सोशल नैरेटिव इस बात को यूं दर्शाएगा, और उनके मित्र अमेरिका में द वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स भी हैं, कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जवाबी हमला कर दिया और भारत भी उस पर विशेष प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो उनका चेहरा और इज्जत बची। खोखला एक डिसयूज्ड एयरफील्ड का उदाहरण दिया मैंने, ऐसा कोई हमला करके बॉर्डर पे थोड़ा बहुत करके। और अगर वो उससे ज्यादा करते हैं तो उनके अस्तित्व पर ही खतरा है। पिछली 71 में तो पाकिस्तान देश दो में टूटा। अभी पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना अंदाज के मुताबिक अगर वो सच में कुछ बढ़ाते हैं तो स्थिति पाकिस्तान के लिए और भी गंभीर हो सकती है। यानी कि जैसा कि अभी आपने समझाया कि जो डेप्थ है, जो इम्पैक्ट होगा वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा है, जहां पे पूरा देश नेस्ता नाबूद हो सकता है। जी, भारत इम्पैक्ट को झेल सकता है। जी, वी आर अ बिगर कंट्री एंड अ स्ट्रॉन्गर कंट्री जी, एंड अ मच रिस्पॉन्सिबल कंट्री। आई विल से इट अगेन। जी। अगर हम यहाँ पे वल्नरेबिलिटी की बात करें तो अभी तक हम देखते हैं कि बॉर्डर पे जो हमारे चिन्हित बॉर्डर्स है, जहाँ पे हम बॉर्डर या लैंड शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, वहां पे ज्यादातर टेंशन रहती है। लड़ाई हमने आज तक वहां पे देखी है। क्या आज के सिनेरियो में 2025 में आप इस वॉर को मेन लैंड इंडिया तक आते हुए देखते हैं, या ये वल्नरेबिलिटी अभी उन्हीं बॉर्डर एरिया पर ही बनी रहेगी? मेनलैंड इंडिया में ये वॉर बम्बई अटैक टाइम पे आ गई थी। मेनलैंड इंडिया में ये वॉर दिल्ली के अंदर के पार्लियामेंट अटैक टाइम पे पाकिस्तान ले आया था। तो पाकिस्तान का बस चले तो वो तो भारत के हृदय में चाकू डाल दे। और उसने, इसका मैंने आपको मुंबई और दिल्ली का उदाहरण दिया। और जो आपके अंदर थोड़े से वृद्ध होंगे, याद रखिए वो दिन जबकि दिल्ली पुलिस बताती थी हर ट्रांजिस्टर में बम हो सकता है, सीट के नीचे देखो कोई ट्रांजिस्टर या कोई संदिग्ध वस्तु हो तो पुलिस को बताओ। अब तो ऐसा नहीं होता। तो ये पाकिस्तान का बस चले और भारत कमजोर हो और भारत के अंदर भारत विरोधी तत्वों का जरा सा पोषण और हो जाए तो अवश्य वो तो चाहेंगे कि ये युद्ध भारत के हृदय तक दोबारा ले आए। पहली बार नहीं, दोबारा मतलब फिर से ले आए। कई बार ला चुके हैं वो। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमने वहां तक रिस्ट्रिक्ट कर रखी है एंड वी आर केपेबल इनफ। देखिए अभी वो नहीं लाएंगे। और इरादा क्या है? भारत की राष्ट्रीय इच्छा शक्ति, भारत की राजनैतिक इच्छा शक्ति, भारत की सेना की स्तर, भारत की अंतरराष्ट्रीय समूह में इज्जत, ये सब देखते हुए पाकिस्तान इस लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहेगा। ऐसा एक रैशनल ह्यूमन बीइंग बोलेगा, एक समझदार। लेकिन समझ पाकिस्तान का प्रॉब्लम तो यही है ना सारी। यही समझ अगर रखी होती पाकिस्तान में तो पहलगाम में वो नहीं होता जो वो करते। नहीं, देखिए मैं इसमें आपको एक थोड़ा सा एक अलग चीज भी बता दूं। जो हम में से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में समझ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत समझ है। कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कि टेररिज्म के साथ भी हो, टेररिज्म पनपाए, और दूसरी तरफ अमेरिका और दुनिया को बताए कि हम तो खुद टेररिज्म का शिकार है, पैसे दे दो, दान का कटोरा। तो पाकिस्तान में समझ है और उसने अंतरराष्ट्रीय नीति को इन विषयों पे बहुत समझदारी से टेररिज्म बढ़ाने में और टेररिज्म के अपने आप को टेररिज्म का शिकार बताने में और इसलिए पैसे लेने में बहुत कामयाबी हासिल की है। प्रमाण इसका आज तक। So Pakistan is acting like a sly fox always. Absolutely, running with the hares, hunting with the hounds, projecting itself as a victim of terror, whereas actually it is a perpetrator of terror. Absolutely. And therefore the final proof I will give, which I give where proofs are required, FATF, Financial Action Task Force.
अंतरराष्ट्रीय समूह की एक ये फोर्स है, फाइनेंशियल एक्शन होगा वो जो टेरर फैलाएगा। निस्संदेह पाकिस्तान टेरर फैलाता ही नहीं, टेरर फैलाने का नर्व सेंटर है, गढ़ है, लेकिन आज तक पाकिस्तान FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान की समझदारी और उनकी निपुणता का एक प्रमाण है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि पिछले दशकों से भारत की राजकूटनीति क्या कर रही थी, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड जरूर हुआ लेकिन ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्वाइवल की समझदारी है और उसका सर्वाइवल डिपेंड करता है हमेशा भारत पर अटैक, भारत को अपना जानी दुश्मन दर्शा करके। So Pakistan is so obsessed with India. I can clearly see. थोड़ी सी इस बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, and if I go to the diplomatic level, जब भी इंडिया स्ट्राइक करता है या हमने जब स्ट्राइक की तो हमेशा ये माना जाता है कि हमने हमारे जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो बराबर इन टैंडम रहे हैं और फिर हम कोई एक एक्ट करते हैं ऑफ द आर्मी। तो अगर ग्लोबल इम्यूनिटी के नाते हम बात करें तो क्या भारत के पास वो ग्लोबल इम्यूनिटी है? खबरें आ रही हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इज ऑलरेडी इन डीप टॉक्स विद मेनी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल स्पेन एंड मेनी अदर कंट्रीज। तो क्या सवाल एक ये उठता है कि ये जो लड़ाई है भारत की, क्या ये हमें खुद लड़नी है या हम मतलब अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हम अकेले आगे बढ़ेंगे या अभी ऑन एवरी विच वे एंड ऑन एवरी लेवल कौन कौन देश हैं जो हमारे साथ खड़े हैं? आपके अगर बहुत अच्छे रिश्तेदारी हो आपके पड़ोस में, आपके घर पे जहां आप रहती हैं और आपको कोई आपत्ति पड़े तो आपके कुछ पड़ोसी ऐसे होंगे, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो जरूर आता मदद में, और वो छुप जाएंगे अपने बेडरूम में। कुछ पड़ोसी ऐसे होंगे जो कि जरूरी फोन कॉल में होंगे। एक दो शायद हो जो आपके घर आके 2 बाल्टी आपके घर में लगी आग पे 2 बाल्टी पानी डाल दे। लड़ना आपको खुद है। और ये सत्य इंटरनेशनल रिलेशंस में और भी, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। लेकिन अगर हम लगातार किसी की मदद करते आए हैं और मदद लेते आए हैं और रिश्ते मजबूत हैं और दोनों देशों के राजनीतिक नेताओं की केमिस्ट्री बॉन्ड करती है, उनका मानसिक मूड बॉन्ड करता है, तो कुछ देश आपकी मदद करेंगे। किंतु मूलतः आपको अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी है और अपने लोगों से, पड़ोसियों से, समाज से संबंध ऐसे बनाने हैं कि जब आपके घर में आग लगे तो लोग अपने अपने तरीके से मदद करें। कोई फायर ब्रिगेड बुलवा देगा, कोई खुद आएगा, कोई पानी की टंकी भिजवा देगा, तो अलग अलग देश मदद करें, लेकिन लड़ना आपको है। पड़ोसियों की बात की आपने, बांग्लादेश और चाइना भारत के पड़ोसी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पाकिस्तान कुछ कर रहा है और मैंने कहा कि एक भारत के अंदर से भारत की ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से भी मांग थी भारत जल्दी करे, जो भी करना है हम साथ हैं, लेकिन भारत जल्दी करे, जो कि गलत चलाती। क्यों गलत चलाती? ये यदि युद्ध होता है, बढ़ता है, इसका सबसे ज्यादा लाभ चाइना को होगा कि भारत की आर्थिक उभरता को खत्म कर देगा, 20 साल पीछे फेंक देगा। यही तो चाहता है चाइना। और चाइना शतरंज के खेल में निपुण है। चाइना तो बिल्कुल बुद्ध बन के बैठा है, अच्छी मीठी बात बोलेगा और ये लड़ाई हुई, हम बिल्कुल मदद करने को तैयार हैं, समझौता करवाने को तैयार हैं, फायदा उनको हो रहा है। तो लड़ना हमें अलग है, लेकिन आज लड़ाई में फर्क बता दूं, महाभारत के टाइम में लड़ाई होती थी युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। उसके बाद हमने ये देखा कि लड़ाई जब होती है तो पूरी आर्मी ही नहीं, सरकार को भी युद्ध में सरकार के विभागों पर पड़ना चाहिए। और जब मैं गृह मंत्रालय में सुरक्षा सलाहकार बना, 3 साल रहा, तो ये समझ आई कि केवल फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं लड़ सकती, कूटनीति भी लड़, केवल सरकार नहीं लड़ सकती, कूटनीति अकेले साथ लग जाए तो काफी नहीं है।
ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इज नॉट इनफ, ऑल ऑफ कंट्री अप्रोच, हर नागरिक, पूरा देश आपके साथ लगेगा, एक इच्छा शक्ति का सैलाब उभरेगा, तब सब मिलके। और क्यों कह रहा हूं मैं ये, और ये मैंने कई टीवी चैनल्स पे 2016 में भी बोला, 2019 में भी बोला, और अभी भी, सरहद की लड़ाई तो सेना लड़ लेगी, अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव की लड़ाई तो हमारे डिप्लोमैट्स लड़ लेंगे। जो देश के अंदर की लड़ाई है, जो हम 2.5 फ्रंट बोलते हैं, हमारे देश में चंद गिने चुने फिफ्थ कॉलमनिस्ट हैं, ये एक कटु सत्य है। और ये आंतरिक सुरक्षा की लड़ाई, याद है, टुकड़े टुकड़े होंगे, याद है, चिकन नेक में हम पूरा पूर्वोत्तर काट देंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं, ये पाकिस्तानी और हमारे दुश्मन देश के लोग नहीं है, भारतीय लोग हैं। तो इसलिए ये लड़ाई जो आंतरिक लड़ाई है, इसलिए ऑल ऑफ कंट्री अप्रोच, और हां, लड़ना हमने है प्रमुखता। इमदाद के लिए अलग अलग विदेश से कुछ मतलब रियली अंडरस्टैंड, ऐसे सेंसिटिव टाइम में हर एक भारतीय अपने देश, अपनी सरकार, अपनी फौज के साथ खड़ा है। ये हमारा देश है, ये आपका मेरा देश है, एंड व्हाई नॉट। यहाँ पे एक बात हमारी रह गई, चाइना का आपने जिक्र जरूर किया, लेकिन बांग्लादेश के जो बदले बदले तेवर हैं, इज इट एन इंस्टिगेशन फ्रॉम पाकिस्तान? व्हाट रोल यू कैन सी इन दिस सिनेरियो ऑफ अ कंट्री लाइक बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश पे मैं भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन की फाउंडिंग मेंबर टीम में हूँ, 8 साल से, हर साल करते हैं। इस साल भी किया था जनवरी के अंत में। वहां पर इसी विषय पर हमने एक पूरा सेशन रखा था। मैंने उसमें, मैं और मेरे संग एक समकक्षी और थे। बांग्लादेश देश का जन्म 1947 में पूर्व पाकिस्तान के रूप में हुआ, और उसका जन्म बांग्लादेश के रूप में 1971 हुआ, जिस जन्म की दाई भारत देश था, जिस जन्म की मिडवाइफ, जिस जन्म को जन्म देने की प्रक्रिया भारत देश ने करी। एक तो क्या बदल गया? कह सकते हैं, तो माँ है भारत बांग्लादेश। एग्जैक्टली। तो क्या बदल गया 1971 और आज में? क्या ये भारत की कूटनीतिक कमजोरी है? क्या ये भारत की उच्च स्तरीय राजनीतिक कमजोरी है कि वो देश जो हमारे, जिसको हमने जन्म दिलवाया, वो आज इस दिशा में है? लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करा, ये एक बहुत ही आंशिक जवाब है। चाइना भी ऐसा चाहता है, और बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। शेख हसीना अवामी लीग भारत की तरफ नरम थी, दूसरी पार्टी और बेगम खालिदा जिया उनके लीडर बीएनपी भारत से कम नरमियत रखती थी, कम लगाव था। शेख हसीना ने चाइना जाकर अपनी विजिट एक दिन कट शॉर्ट कर दी। उनको 4 बिलियन की एड का उम्मीद थी, आश्वासन दिया गया था, बहुत कम मिली, एक दिन पहले वापस आ गई। उन्होंने अमेरिका को भी नाराज कर लिया। अमेरिका को चाहिए था सेंट मार्टिन आइलैंड में अमेरिका बेस बनाए चाइना पे नियंत्रण रखने के लिए। शेख हसीना ने उस पे तुरंत हाँ नहीं करी। तो बांग्लादेश ने अपने जियोपॉलिटिकल चॉइसेस से, और बांग्लादेश ने जितना भाईचारा इंडिया से निभाना था उतना शायद नहीं निभाया, जिसके कारण बहुत सारे देश, चाइना भी बांग्लादेश से नाराज, पाकिस्तान तो था ही नाराज, अमेरिका भी नाराज कि शेख हसीना सरकार को तख्ता पलट करो। मोहम्मद यूनुस कौन है? नोबेल प्राइज विनर, और पुरानी फोटो देखिए तो डीप स्टेट से रिश्ते के कुछ अंश साफ हो जाते हैं। अभी के बयान देखिए तो अवश्य आज का बांग्लादेश is a hostage to international interests which are largely anti-India. इसमें कोई शक नहीं है। क्या आज के सिनेरियो में, जब आज आप और हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम कोई प्रेडिक्शंस कर सकते हैं? कैन वी प्रिडिक्ट एनीथिंग? किस विषय पे? जो इस वक्त हमारा तनाव चल रहा है पाकिस्तान के साथ जी,
एस्केलेशन को लेके आपने बताया कि किस हद तक चीजें एस्केलेट हो सकती हैं और क्यों कोई देश उसे एस्केलेट करने में समझदारी रखेगा या नहीं रखेगा, या ये पाकिस्तान की तरफ से एक ऑप्टिक्स था या पोस्चरिंग एक्ट था अपने आप को, अपने सर्वाइवल को बचाने का। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम इस वक्त यहाँ बैठकर कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में ये कितनी लंबी टेंशन जो है वो चलेगी, या इसको यहीं पे रोका जा सकेगा? हमने जो स्ट्राइक्स की हैं, यू कंसिडर दैट एज अ बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान? देखिए, कितना लंबा चलेगा ये एक अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब एक उदाहरण से देता हूं। 22 फरवरी 2022 क्या हुआ था? रशिया की फौजें यूक्रेन के अंदर घुस गई थी और लगातार मैं टीवी पे था और सबका अनुमान था, मेरा भी था, कि हाँ दिनों के नहीं थे लेकिन हाँ हफ्तों के अंदर विजयी हो जाएगा रशिया और मामला सुलझ जाएगा। 3 साल हो गए और अब ट्रंप साहब के आने के बाद कुछ लग रहा है कि सुलझ रहा है, लेकिन सुलझा पूरा अभी भी नहीं है। पाकिस्तान का लक्ष्य यही है कि ये बात ना सुलझे, गर्म रहे, ताकि उसको दान मिलता रहे दुनिया से। चाइना का लक्ष्य यही है कि ये ना सुलझे, ताकि भारत अपनी रिसोर्सेज, अपने पैसे युद्ध क्षेत्रों में, युद्ध की तैयारी में, युद्ध के इक्विपमेंट में लगाए, ना कि अपने नागरिकों की खुशहाली में, ना कि अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। तो ये सब देखते हुए कॉमन सेंस ये कहती है कि युद्ध बड़ा खराब है, लेकिन रियल पॉलिटिक और ये इस तरीके के दृष्टिकोण कहते हैं कि अगर भारत को युद्ध में उलझा दिया जाए तो भारत के लिए खराब है, इसलिए किसी और के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर हम यहाँ पर इस वक्त इस पूरी घटनाक्रम को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो आम जन है, एक आम भारतीय है, वो इस पूरे इवेंट को किस तरह से कंज्यूम करे, कॉम्प्रिहेंड करे और समझे। एक आम भारतीय के लिए क्या समझने वाली बात है और इस पूरे घटनाक्रम को कैसे कंज्यूम करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। एक भारतीय नागरिक को पहले यह समझना है कि मैं भारतीय पहले हूं, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन बाद में हूं। मैं भारतीय पहले हूं, मैं मर्द या महिला बाद में हूं। तो अपने आप को अनेक वर्गों में बांटने के पहले इंडिया फर्स्ट, ये भावना, और अच्छी बात है कि अधिकांश भारतीयों में ये भावना है। और अगर भारत देश के प्रगति के लिए मुझे थोड़ा सा कम करप्शन करना पड़े, थोड़ा सा तराजू कम हिलाना पड़े, किलो बेचने के बजाय 900 ग्राम बेच रहा हूं वो ना करूं, तो ये भारतीयता का, राष्ट्रीयता का एक प्रदर्शन होगा। तो हमें बंटना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अलर्ट रहें, सचेत, सतर्क रहें। हमारे बीच में रॉन्ग नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव, गलत खबर फैलाने वाले कुछ घर के आस्तीन के सांप हैं, मानना पड़ेगा, कुछ हैं। तो ऐसे गलत समाचारों को, अफवाहों को तुरंत काउंटर करना है सच्चाई के साथ। नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ था, मैं उसी मोहल्ले में रहता हूं, हुआ ये था, वो विवाद का धर्म से कोई रिश्ता नहीं है, उस विवाद का फलानी चीज से कोई रिश्ता नहीं है, इत्यादि। तो दूसरी बात हो गई सतर्क रहना, फॉल्स नैरेटिव से, अफवाहों से बचना और औरों को बचाना। तीसरी बात, जहां आपको घोर गलत होते दिखता है, आम भारतीय कहता है मेरे घर में थोड़ी आग लगी है, पतली गली से निकल जाता है। आपको सरकारी चैनलों के नंबर आते रहते हैं, कोई गलत कॉल आती है, साइबर अटैक वो है तो 1930 पे कॉल करें,
कोई ऐसी बात होती है तो पुलिस के फलाने नंबर पे कॉल करें। हम में से कितने लोग करते हैं? तो हमें गलत होते देख के सरकारी सूत्रों को सूचित करना है, ये अनिवार्य है। इसके बाद मैं लास्ट बात ये बता दूं, आप देखिए परसों कल जो ब्रीफिंग हुई, कौन कर रहे थे ब्रीफिंग? जो भारतीय मिलिट्री के 2 अफसर थे, दोनों महिलाएं थी जी, और 2 अलग अलग धर्मों की थी जी। इन दोनों बातों से, जेंडर एंड फेथ से, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी एक संदेश जाता है। कौन भूल सकता है हमारे राष्ट्रपति माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग? कौन भूल सकता है भारत के अंदर 1947 से ब्रिगेडियर उस्मान, जिनके नाम पे भारतीय सेना की पहली हाउसिंग कॉलोनी लखनऊ में बनी थी, दूसरी कॉलोनी थी 1983 में बनी थी, उस्मान एनक्लेव। तो भारत के अंदर परमवीर चक्र जीता है हर धर्म के लोगों ने। तो कोई हमें धर्म पे ना बांटे। आम मुसलमान भारत के साथ है। अपनी सुरक्षा, अपनी समाज की सुरक्षा, मोहल्ले की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, इस पे ध्यान दें। बलि के बकरे जैसे कट जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। The need is to be assertive to your rights, not necessarily aggressive. But for your self-defense, definitely be aggressive. आपको अपने जान सलामती के लिए लड़ने का पूर्ण अधिकार है, कानूनी अधिकार भी है। हम सचेत रहें, अलर्ट रहें। कोई भी ऐसे हमें सस्पिशियस एक्ट दिखता है तो उसे जरूर रिपोर्ट करें। इस बात से मुझे, मतलब इस चेतावनी से मुझे एक बात ये याद आती है। आई क्विकली आस्क दिस क्वेश्चन। जब पहलगाम अटैक हुआ, जाहिर तौर पे बाहरी लोगों ने अटैक किया, लेकिन सर क्या बिना ग्राउंड सपोर्ट के ये पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। यही सवाल मैंने पूछा और जवाब दिया था एक चैनल में। ऐसा अटैक ग्राउंड सपोर्ट के बिना नामुमकिन है। नामुमकिन, मुश्किल नहीं बोल रहा हूं, नामुमकिन है। आपके घने जंगल है, जो पहलगाम का बोल है, घने जंगल है, डेंस फॉरेस्ट, जिसको पार करके पहुंचना बाइस्तरान तक जहां पे हमला हुआ, और जहां पे कोई भी गाड़ी ऐसे फर्राटे से चलती नहीं है, आपको कम्यूट करने के लिए तमाम तरह के साधन लगते हैं, तो वो कहीं तो आए, कहीं तो रुके, कहीं तो खाना खाया और कहीं तो पहुंचे। देखिए वो सब मैटर ऑफ डिटेल है, और कुछ इम्तियाज बंदूक के जोर पर भी दहशतगर्द लेता है। मैं 14 साल कश्मीर में रहा हूं, 7 साल नॉर्थ ईस्ट में ये सब देखा है। तो अगर आपके घर में कोई बंदूक लेके आ जाए और आपको बोले खाना खिलाओ, तो आपके फ्रिज में जो होगा आप खिला दोगे और वो चला जाता है। तो कुछ इम्तियाज तो बंदूक की नोक पे भी डर के मारे एक गांव वाला देता है, लेकिन कुछ इम्तियाज मान के भी दी जाती है। और अनेक इंडिया में सोशल मीडिया चैनल्स पर कई रिपोर्टर्स हैं जो जमीन पे गए हैं और उन्होंने रिपोर्ट दी, तो वो कहता है मैं खुद भी आलिम हूं, और अगर इसको इस्लाम की सिखलाई के हिसाब से देखें तो ये तो ठीक है क्योंकि वो काफिर है, लेकिन इसको मैं इंसानियत के परिप्रेक्ष्य से देखूं, इंसानियत के नजरिए से देखूं तो ये ठीक नहीं है क्योंकि ये गलत है, तो फलाना फलाना। तो सपोर्ट इज अ ट्रिकी मैटर, और वो है कुछ नासमझी से है, कुछ डर से है, लेकिन कुछ विलिंग सपोर्ट, कुछ पैसे के लोभ से सपोर्ट, कुछ राजनीतिक लोभ से सपोर्ट। तो हमारे देश में देश विद्रोह है। देखिए फर्क समझिए, आपकी विचारधारा होगी सोशलिस्ट, आपकी होगी कम्युनिस्ट, इनकी होगी नेशनलिस्ट, इनकी होगी लेफ्ट विंग, उनकी होगी राइट विंग, बहुत अच्छे। डेमोक्रेसी में एक रेनबो होता है, अलग अलग रंग मिलके एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं कि एक मिश्रित रंग बनेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन जब आइडियोलॉजी का मतभेद देश विद्रोह में बदल जाता है, तब मामला खतरनाक हो जाता है, और आंशिक रूप से कई कई जगह भारत के अंदर इसकी झलक स्पष्ट दिखती है। तो बात वहीं पर फिर से आ जाती है कि इस
संवेदनशील समय में, इन द सेंसिटिव टाइम, हम सबको यही याद रखना है। और मुझे लगता है ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है, इट इज नेचुरल, इट इज विद इन अस कि हम पहले भारतीय हैं, देन आई एम एनीथिंग। यही मैंने कहा, सर्वप्रथम हम भारतीय हैं, इंडिया फर्स्ट, भारत सर्वप्रथम। सर एक सवाल और जो कि एक आम आदमी के मन में आता है, लोग अक्सर इस बारे में बात भी करते हैं कि क्या इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है, नंबर 1, और क्या न्यूक्लियर वॉर से ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है, नंबर 2? देखिए, आपके दर्शकों के लिए इसका विशेष वो नहीं है, आपका जो काम है आप करते रहिए, लेकिन मैं आपको चूंकि सवाल पूछा है तो सवाल से पीछे नहीं हटूंगा, वरना कुछ लोग कहेंगे इन्होंने बात घुमा दी। हो सकती है या नहीं, थ्योरेटिकली यस, क्योंकि एस्केलेशन लैडर में अगर पाकिस्तान अपना सूझबूझ खो दे और कुछ ऐसे काम करे, और पाकिस्तान के पास चाइना की मदद से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो है, तो वो कुछ कर सकता है। यदि न्यूक्लियर जीनी इज released from the bottle, it is very difficult if not impossible to put that nuclear genie back into the bottle. अगर न्यूक्लियर युद्ध का शुरू हो गया तो उसके रिएक्शन टाइम स्केल्स इतने कम होते हैं कि वो बात का बतंगड़ क्षणों में बन जाता है, तो होना नहीं चाहिए। जहां तक है पूर्ण विश्वास, जहां तक है कि नहीं होगा, लेकिन कोई लिख के नहीं दे सकता कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब ऐसा यदि होता है तो वर्ल्ड वॉर में बनने का मुझे नहीं दिखता, क्योंकि हमारे कुछ शहर तबाह होंगे, पाकिस्तान पूरा तबाह होगा, लेकिन उन सिनेरियोस पे हमें अभी चिंता नहीं करनी है। हमें चिंता करनी है कि हम अपने को सुरक्षित कैसे रखें और हम अलग परिस्थितियों के लिए कैसे अपने को, अपने समाज को, अपने देश को तैयार और मजबूत बना के रखें। और भारत हर जवाब के लिए तैयार है। जी अवश्य। ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इस वक्त इस सिचुएशन के डेप्थ को आप कहां माप रहे हैं? व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन? नया कुछ नहीं कहना है, सतर्क रहें, अफवाहों पे मत विश्वास करें, संवेदनशीलता से हर विषय को देखें, और जो गतिविधियां दिखती हैं कुछ हद तक शक की नजर से देख के, अगर किसी बच्चे को कुछ दिखता है तो अपने माता पिता को बताए। माता पिता को कोई चीज दिखती है तो अगल बगल जो कोई सरकारी अधिकारी होंगे या पुलिस का थाना होगा वहां पर बताएं, भाई मुझे ऐसा दिखा था। बस इतना ही। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप नॉर्थ स्टार के इस खास पॉडकास्ट पर आए, और उम्मीद यही है दैट वी ऑल स्टे सेफ। और इसी देशभक्ति की भावना के साथ मैं यहाँ पर आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और उम्मीद है कि हम सब सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, और असलियत में अमन की आशा जो भारत हमेशा रखता है, नॉट इन द डबल स्टैंडर्ड्स, उसको रखते हुए हम आगे अपने हर जवाब के लिए तैयार रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद तेजस्वी जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से सब शुभकामनाएं। जय हिंद। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए। भारतीय होने के नाते वी ऑल स्टैंड यूनाइटेड, वी ऑल स्टैंड टुगेदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।